अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे नाटक अंजू दीदी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। इसका भाग 1 यानी कि पहले अंक का पहला दृश्य हो चुका है। अब इसका दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य, कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपद खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर के नीचे तकिए का काम दे रही है। मेज चूंकि इतनी लंबी नहीं है कि वो टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरी के घुटने पर है, लेकिन दोनों टांगे एक ओर को झुकी हुई हैं और अलग अलग हुआ ही चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। दूसरे दृश्य में कोई भी संवाद नहीं है। अब तीसरा दृश्य, कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं। खाने के कमरे में श्रीपद पूर्ववत मेज पर सोया हुआ है, लेकिन उसके सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। पर्दे के दूसरी ओर बैठक में अंजलि और वकील साहब बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि, आइए अब दिखाऊं श्रीपद को, खाने की मेज पर सोया हुआ है। इंद्रनाथ, खाने की मेज पर? तुम क्या कह रही हो? अंजलि, हाँ हाँ, खाने की मेज पर। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि सुबह उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब बहाना न बनाती तो दोपहर के खाने को 4 बज जाते। उन्हें खाने के कमरे की ओर ले जाती है। इंद्रनाथ, अरे भाई, तो उसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि, जगाया हूँ। बेजारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने की कोशिश। एक बार ऊँ ऊँ करके सो गया, दूसरी बार सिर्फ करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हूँ। 3rd क्लास में सफ़र किया है, पल भर को भी आँख नहीं लगी। इंद्रनाथ, 3rd क्लास में? अंजलि, और हमारे नौकर तक इंटर में जाते हैं। इंद्रनाथ, 2nd या इंटर में शायद जगह न मिली हो। पर्दे के इधर से खाने के कमरे में प्रवेश करते हुए श्रीपद को सोए हुए देखकर, देखो तो कैसे सो रहा, कोई तकिया ही रख दिया होता उसके सिरहाने। अंजलि, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं? देखती हूँ न चादर है न तकिया, और वह अचकन और पैजामा जिनका जिक्र बड़े तमतराक से हो रहा था गायब है। इंद्रनाथ लेटे हुए श्रीपद की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी तकिया बनाकर। सिरहाने शायद करवट लेते समय गिर गई है, देखिए पड़ी है। इंद्रनाथ मेज के पास जाकर श्रीपद को जगाते, श्रीपद श्रीपद उठो भाई। श्रीपद पहले करवट बदलता है, फिर लंबी ऊँ करता है, फिर चुटकी बजाता और जम्हाई लेता हुआ उठ बैठता है। श्रीपद उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए, हाँ जीजा जी हैं, कहिए आ गए आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए? मालूम भी है क्या समय हो रहा है? 3 बज चुके हैं। अन्नों के कमरे में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपद सोचता था नाश्ता करके जरा आराम के साथ 2-1 सिगरेट सुलगाऊंगा, लेकिन जो ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। आपकी कसम जीजाजी, यहाँ ही कुर्सी पर नींद आ गई। और सिगरेट अपने आसपास देखता है। सिगरेट वह देखिए पड़ा है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपद की ओर देखती है। श्रीपद, अरे दीदी, यह कोई सांप है जो तुम्हें काट लेगा? अंजलि नहीं हिलती। श्रीपद नौकर को आवाज देता है, राधू राधू। राधू अंदर से, जी आया। श्रीपद वहीं से चिल्लाकर, जरा दियासलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपद को देते हैं। श्रीपद, बातें है कि जीजाजी रात भर के लिए भी आँख नहीं लगी, कुर्सी पर बैठा कि ऊँघ गया। इंद्रनाथ, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपद, ये कम वक्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ जरा ऊँघ में एक और झुका कि लुढ़क गया। इंद्रनाथ, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते, नहीं तो उधर बैठक में तख्त या काउच पर सो जाते। राधू प्रवेश करता है। राधू, यह लीजिए दियासलाई की डिबिया साहब। अंजलि, राधू वह चादर उठा ले जाओ और धोबी के कपड़ों में डाल दो। राधू जाता है, चादर उठा ले जाता है। श्रीपद वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगा कर उसका कश लेते हुए, पर मैं इस मेज पर कैसे सो गया यह मुझे खुद मालूम नहीं, शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपद, मैं असल में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को संपादकीय लिखते लिखते देर हो जाती, कसम तुम्हारी दीदी,
पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आँख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट पर काम करने वाले आ चुके होते थे। हंसता है। मैंने आदेश दे रखा था चपरासियों का को कि मुझे सोते में हरगिज न जगाया जाए। स्वयं ही जोर से ठहाका मारता। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त कुर्सी मेज पर? श्रीपत हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदेले पर नींद न आती थी और हम खुर्री चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी और हमारे कानों के पास ढोल भी बजते तो हमें खबर न होती। तुम्हारी कसम, मैं तो 3rd क्लास में भी सो जाता, पर भीड़ कमबख्त इतनी थी कि एक बार जाकर बैठा तो उठकर कमर तक सीधी न कर सका। अंजलि, पर ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई कि 2nd क्लास छोड़कर 3rd में सफ़र करने लगे? नाना जी का दिया क्या? श्रीपत, अब क्या बताऊं दीदी, चला तो 2nd में ही था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। हंसता है। दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज, मुझसे तो क्या बोलते। 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नज़र तक न मिलाई। मैं तो ऊब गया वहाँ बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजा जी, बला की सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने? शरारत से अंजू की ओर देखता हुआ हंसता है। पीला और बीमार, जिसे खाने के समय इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी कि कुंदन की तरह दमकता हुआ रंग और यौवन का जोश में से नीचे उतर जाता है। अंजलि, बातचीत के इस रुख में पति की दिलचस्पी देखकर जिसके माथे पर तेवर चढ़ जाते क्रोध से, मैं पूछती, आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे? खाना खाया, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। इंद्रनाथ घबरा कर, चलो चलो। श्रीपत ठाका लगाता, वाह जीजा जी, चल गया ना आप पर भी अंजू दीदी का जादू। अजी साहब, अगर आपका जी बातें सुनने को चाहता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि, चलिए, मैं कहती हूँ इसकी बातें कभी खत्म न होंगी। नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला श्रीपत, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जा सकता जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का वक्त है और मैं सोकर उठा हूँ। सुला कर देख लो साथ साथ कौन ज़्यादा सोता है। जोर से ठाका मारता। अंजलि, अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहाकर खाना खा लो, आराम का वक्त है, नौकर भी कुछ आराम कर लें पति से। चलिए। इंद्रनाथ श्रीपत को आँख से संकेत करते हुए अंजू से, तुम बिस्तर बिछवा दो अंजू, मैं आता हूँ। अंजलि, बिस्तर तैयार है। इंद्रनाथ, वकील है ना आखिर, तो जरा दफ्तर में पंखा रखवा दो। छत का पंखा खराब है और मैं आज वहीं सोऊंगा। सोऊंगा क्या, लेटे लेटे आराम भी कर लूँगा और एक केस के बारे में रूलिंग भी देख लूँगा। राधू से कह दो कि खस की टट्टी पर जरा पानी छिड़क दें। कमरा ठंडा ना हुआ तो मुझसे बैठा ना जाएगा। अंजलि जाते हुए, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना 4 बजे। चली जाती है। श्रीपद बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ, क्या हो गया है जीजा जी आपको? कसम आपकी, आप तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। क्या तिलांजलि दे दी जिंदगी के रस रंग को आपने? इंद्रनाथ लंबी सांस भरते हुए कंधे झटका कर, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपद, समझौता ही किया है ना? अपने शरारत से आंखें दबाते हुए हंसता है, समझौता जरूर करना चाहिए। तो फिर दिलकुशा के वादे का क्या रहा? कुछ दोस्त इकट्ठे होंगे, एक सांझ तो गुजारी जाए वहाँ। इंद्रनाथ, नहीं भाई, मैंने तो। श्रीपत, अरे जीजा जी, अब मुझसे न उड़िए, फौजदारी के वकील और परसाई। हंसता है, मुझसे समझौता नहीं हो सकता, इतने बरसों के बाद मुलाकात हुई है आपसे तो। इंद्रनाथ, लेकिन भाई अंजू। श्रीपत, उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। इंद्रनाथ कुछ और पास आगे आकर भेद भरे स्वर में, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ? श्रीपत, किस लड़की का? इंद्रनाथ, अब भाई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम 3rd के डिब्बे में। श्रीपत हंसकर, अरे जीजा जी बस, तो जब मैंने उसे देखा अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जा सवार हुआ। अंजलि हाथ में एक सफ़ेद चादर लिए आती है। अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यही बातें कर रहे हैं? मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और इंद्रनाथ घबरा कर, अरे भाई चलो चलो, उसके पीछे चलते हुए चलो। दोनों चले जाते हैं। श्रीपत अपने आप हंसता है, इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, कसम भगवान की, मशीन के पुर्जे। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता और टांगे मेज पर रख
लेता है। मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए, कब से पड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपत, आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं, आइए बैठिए, कुर्सी की ओर संकेत करता है। मुन्नी, जी मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। श्रीपत खूब ठहाका मारता है। और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननद वनद हो। क्या नाम है तुम्हारा। मुन्नी, जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। श्रीपत, अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो। टांगे मेज से नीचे कर लेता है। मेज पर कुहनियाँ टिकाकर थोड़ी हथेलियों पर रख लेता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, अजी खाने का क्या है, खाए लेते हैं, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपत, आराम का समय, आराम का समय, कसम तुम्हारी मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी के नपे तुले वक्त में आराम भी किया जा सकता है कभी। मुझसे यदि कहा जाए कि अब 1 बज गया, तुम्हारे सोने का समय, सो जा ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी न हो। मेरे कानों में 1 बजे ही 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंधे वक्त का यह आराम पसंद है। मुन्नी, जी मैं। श्रीपत, और हमारे घर में किसी तरह का बंधन नहीं। बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है। वे थे तो तानाशाह, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रह कर तो देखो, कितनी आज़ादी है वहाँ। दिन के हर वक्त तुम्हें कोई न कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। हंसता है, जब मालिक सोते तो नौकर क्यों न सोए। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपद, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेंगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूँगा। मुन्नी लटकते हुए कृतज्ञता भरे स्वर में, जी आपकी बड़ी कृपा है साहब, आप खाना। अंजलि बैठक से, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ प्रवेश करते हो, चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज दोपहर के खाने ही को इतनी देर हो गई। मुन्नी, मेम साहब मैं साहब को खाना। अंजलि, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मेम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मेम साहब, विवश चली जाती है। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत, मेरी नौकरानी पर ही डोरे डालने लगे। श्रीपत, अरे दीदी नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है, मेरी कसम दीदी से हमारे यहाँ भेज दो। अंजलि, शर्म तो नहीं आती श्रीपत, न बहन का ध्यान, न बहनोई का, न सदाचार का, न शिष्टता का, यही सिखाया तुम्हें मम्मी पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि नाना जी ने मुझे गोद ले लिया। नहीं श्रीपत, तुम्हें नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को हमारे वहाँ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो अब श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गवा कर, चलो उठो नहा लो, नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपत, न मानो दीदी, ऐसी बनी सवरी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी भी कभी फिसल जाएंगे, आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर बदल दूँ, अभी बदल कर गई थी, तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि खाने की मेज की चादर पर जूते नहीं रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। बड़ी नरमी से, उठो मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपत फिर मेज पर टांगे रख लेता और गुनगुनाता है, संतोष तो हो जाता, आशा तो उमग उठती, देते तो वचन, चाहे करते न वचन पूरा। अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज सरगोशी से, मामा जी। श्रीपद, आओ बेटे, क्या वक्त पर आए हो, सुनो हम गा रहे हैं। गाता है, यह आस का मारा दिल इस सोच में रहता है, होता है कि नहीं होता अब उनका वचन पूरा। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना। नीरज, आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपद, बस बेटे से नहीं, तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैये बनो। दोनों हंसते हैं। नीरज, मामा जी आप सोचते नहीं, आप सोए नहीं। श्रीपत, अभी सोकर उठा हूँ। नीरज, मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी आप जरा मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दें। श्रीपत उसे गोद में उठाते हुए, मैं जरूर कहूँगा, तुम्हारी कसम बेटे, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हारे लिए भेजूंगा, बैट विकेट गेंद सब तुम हर रोज खेलना, और अपने इस मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को। नीरज श्रीपत के गले से लिपट जाता, मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ। चादर लिए हुए प्रवेश करती है, तुम्हारे तो सोने का समय है, सोए नहीं तुम क्या। नीरज, नींद नहीं आती मम्मी,
अंजलि मेज पर चादर बिछाते, चल कर लेटो, आ जाएगी। नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चल कर आराम करो। और श्रीपत अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो। अगर नहाना नहीं तो मुंह हाथ धो डालो और खाना खा, मैं खाना लाती हूँ। श्रीपत, मुझे खाने की जरा भी इच्छा नहीं दीदी। अंजलि, तो फिर क्या खाओगे? बाहर खुंचे वाला आवाज देता है। खोंची वाला, चाट, चटपटी मसालेदार पानी के बतासे, दही बड़े। श्रीपत, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोचे वाला, बाहर दही के बड़े। श्रीपत, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज, चुप। श्रीपत, जाओ तुम्हें दही बड़े खिलाएं, आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएं। भागकर बैठक के बाहर वाले दरवाजे में जाकर आवाज देता है। श्रीपत, ओ चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट। अंजलि उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे बैठक में आती है। नीरज उसका आंचल पकड़े उसके पीछे है। नीरज अपने मामा और चाट वाले की ओर लक्ष्य करके अनुनय के स्वर में, मम्मी। अंजलि उसका हाथ झटक देती है और क्रोध भरी दृष्टि से उसे देखती है। श्रीपत मुड़कर, अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़कर जोर से आवाज देता, ओ दही बड़े वाले, इधर ला दही बड़े और पानी के बताशे। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत, अगर तुमने बचपन में इसका पेट ऐसा कमजोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते न होते निश्चय ही खराब होकर रहेगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ, दही बड़े भी कोई खाने की चीज है? श्रीपत, उसके पास पानी के बतासे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज देता, राधू 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 किचन से, जी साहब अंदर आकर जी। श्रीपत, खोचे वाला बैठा है बाहर, उसे पानी के बतासे और दही बड़े लाओ। अंजलि से, आओ दीदी, उड़ाएं दो दो राधू से, जो जाने को मुड़ता, और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना जो दीदी के लिए। राधू चला जाता है। अंजलि, मुझे नहीं खाने मूंगी मूंगी के लड्डू, पानी के बतासे, नाना जी कहा करते थे कि चाट। श्रीपत, सख्त बुरी चीज है, लेकिन कभी कभी बुरी बात भी कर लेनी चाहिए। बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता। हंसता है। जिस तरह सुंदर बच्चों को कुरीठ से बचाने के लिए उसके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नज़र से अपनी भलाई की रक्षा करने को मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज तक मेरी भलाई उसी तरह बनी है। अंजलि व्यंग से, भलाई? तिक्त मुस्कान उसके होठ पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की? तुम्ही को मुबारक हो यह भलाई। इंद्रनाथ दफ्तर के दरवाजे से झांकते हैं। भाई क्या बात है, पास आकर झगड़ क्यों रहे हो? श्रीपत की ओर देखकर शरारत से आंख दबाते हैं। मैं तो सो ही गया था अंजू, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनी तो चला आया। अंजलि, ये श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। श्रीपत, आइए जीजा जी, दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बतासे हैं और चाट, आइए कुछ। इंद्रनाथ, भाई मैंने तो 6 वर्ष से कभी चाट मुंह नहीं लगाया। अनीमा हंसती हुई प्रवेश करती, केवल 2 ने देखे हैं। श्रीपत, भाई क्या खूब मौके पर आई अन्नो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजा जी ने भी 6 बरस में चक्कर नहीं देखे हैं, और मुझे भी भगवान झूठ न बुलाए, सदियां गुजर गई हैं उनकी सूरत देखे। आओ बैठो, राधू को आवाज देता है। राधू, अब लेके आ भी दही बड़े। अनीमा, मैं नहीं खाती दही बड़े। बाहर से कुल्फी वाले की आवाज़ आती है। कुल्फी वाला, कुल्फी, मलाई का बर्फ। श्रीपत, लो कुल्फी खाओ, तुम्हारी कसम कुल्फी से फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए। जोर से राधू को आवाज़ देता है, राधू बैठाइयो कुल्फी वाले को। किसी ने कहा है, भिन्नता जीवन का रस है, तो आए, जो चाहे कुल्फी खाए, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के बतासे और चाट। ससा वकील साहब की ओर मुड़कर, कहिए जीजा जी क्या खाएंगे? रुकिए, नहीं, हाँ हाँ, कह दीजिए। राधू एक बड़े थाल में सभी चीज़ों की प्लेटें रख कर ले आता है। श्रीपत उससे लेकर तिपाई पर रखता है। इंद्रनाथ प्रकट उदासीनता से, मैं पानी के बतासे ही ले लूँगा। श्रीपत, तुम? नीरज, मैं कुल्फी लूँगा। अंजलि, फिर पड़े रहेंगे बीमार पेचिश से कई दिन। श्री पतंजो की बात सुनी अनसुनी करके, तुम अन्नो? अनिमा, मैं मूंगी के लड्डू लूँगी। श्रीपत, अरे मुन्नी और दूसरे नौकरों को भी बुलवा लो, इस घर में तो उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीज़ों की शक्ल देखे। सहसा अंजू की ओर मुड़कर, कहो दीदी, तुम कुल्फी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू, चाट या सभी चीज़ें? अंजलि जलकर लगभग चीखते हो, नाना जी कहा करते थे दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह, दूसरे वो जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं।
गाड़ी के डिब्बों की तरह, और तीसरे वो जो न आप चलते हैं न दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की तरह। नाना जी कहा करते थे, श्रीपत श्रीपत ब्रेक है ब्रेक, गगनभेदी ठहाका लगाता है। वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही है तुमने। थाल से कुल्फी की प्लेट उठाता, लो इस बात पर कुल्फी खाओ। अंजलि चिढ़कर, मैं नहीं खाती कुल्फी। श्रीपत, लो नीरज, तुम लो कुल्फी। दीदी पानी के बतासे लोगी? ट्रे से पानी के बतासे की तस्तरी लेकर, लो पानी के बतासे। अंजलि झुंझलाकर, मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपत, लीजिए जीजाजी आप पानी के बतासे। दीदी मूंगी के लड्डू लेंगी? ट्रे से मूंगी के लड्डू उठाकर, लो दीदी मूंगी के लड्डू। अंजलि बेतरक खींच कर, रखो ये मूंगी के लड्डू अपने पास ही, मैं इनके बिना भली। श्रीपत अंजलि से चिड़चिड़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना, लो लो तुम लो ये मूंगी के लड्डू। दीदी का जी असल में दही बड़े खाने को हो रहा है, दही बड़े उठाता है, लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि कोड़ों से चिल्लाकर, श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीपत, तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खाए लेते हैं। दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से, मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी के बतासे उड़ा रहे हैं, कुछ ख्याल भी है अब समय का क्या हो रहा है? 4 बजने को हैं। श्रीपत चौंकर, क्या कहा? 4 बजने को? दही बड़े की तस्तरी खट से रख देता है। मेरा मेरा कुर्ता कहाँ है? जल्दी जल्दी खाने के कमरे में जाकर कुर्सी से कुर्ता उठाकर उसे बाहों में उड़सता हुआ वापस आता है। इंद्रनाथ, क्यों, क्या बात है? श्रीपत, मुझे 4 बजे दिलकुशा पहुंचना, मेरे मित्र 4 बजे वहां पहुंच रहे हैं। राधु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा रास्ते में ही पकड़ लेंगे। दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। राधु चला जाता है। अंजलि, पर बिस्तर का क्या करोगे? श्रीपत, उधर से ही स्टेशन पर चला जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी से जाना है मुझे। अंजलि, बिस्तर तो मैंने खुलवा दिया। अच्छा तो राधु के हाथ भिजवा देना दिलकुशा होटल में। अंजलि, गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। श्रीपत ठहाका लगाता, अरे दीदी खैर, जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूँ। अंजलि, मुझे क्या मालूम था तुम झंझा की तरह आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपत हंसता है, भगवान ने चाहा तो फिर आऊँगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूंगा। अच्छा तो नमस्ते। हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है। अंजलि, अरे तो राधु कहाँ है? उससे कहाँ तांगा लाए? आंगन के दरवाजे से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक ओर ले जाते हैं। इंद्रनाथ उसके कंधे को एक हाथ से थपथपाते हुए सरगोशी में, क्यों भाई सचमुच जा रहे हो? श्रीपत वैसी ही धीमी आवाज में, अरे जीजा जी आज कौन जाता है, रात तो दिलकुशा की दिलकशी रहेगी, कहिए चलिएगा? इंद्रनाथ, अच्छा भाई बड़े गुरु निकले। दही बड़े की प्लेट तो यूं खट से रख दी मेज पर जैसे बड़े लाट साहब से मिलने जा रहे हो। और भी धीरे से, कहो कुछ हुआ भी? श्रीपत, और अंजू दीदी समझती हैं बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। इन्नत, अरे भाई समझौता करना ही पड़ता है, तुम आ गए हो नहीं लंबी सांस लेकर, हम और देखें स्वर्ग की रंगरेलियों के स्वप्न। दबी सी हंसी हंसते हैं। अंजलि प्रवेश करती है। अंजलि आते आते, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज़ देकर बुला लिया। इंद्रनाथ, तुम अंजू, मैं जरा श्रीपत को स्टेशन तक पहुंचा आऊँ। अंजलि, हाँ तो देर करके न आइएगा। नीरज, मामा जी। श्रीपत से चिपट जाता है। श्रीपत उसे चूमकर प्यार से अलग करते हुए, हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे, दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर निश्चय ही क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अनिमा की ओर मुड़कर, अन्नो मुद्दत के बाद मिले थे पर हंसता है, अब के फिर मिले तो आशा है तुम भी अंजू दीदी की तरह हमारे एक नए जीजा जी को बांधे हुए होगी। स्वयं ठाका मारता है, और अंजू दीदी नमस्ते, दुआ है हमारे नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई वैसी बुरी चीज नहीं है। ठहाका मारता है, चलिए जीजा जी। नीरज, मामा जी नमस्ते। लेकिन नीरज का स्वर राधु, मुन्नी और अन्नों के नमस्ते नमस्ते में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सबकी नमस्ते का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछलकर, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध से मुड़कर, चल हाथ धो धो और किताबें ले बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान मामा जी, गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। नीरज, मम्मी। अंजलि, मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फी खाने, जैसे कभी मिली ही ना हो कोई खाने को, कोई चीज़ खाने को। अन्नो तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने की मेज पर। कमरे में चारों ओर नज़र घुमाती है, क्या हाल हो गया चंद घंटों में कमरे का। नौकर को आवाज़ देती है, राधु राधु।